नमस्ते। मैं रचना लचकेबाग में 365 डेज 365 स्टोरीज हम कवर कर रहे हैं। इस माध्यम से हम रोज अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। और आज हमारे साथ है ब्रजेश कुमार सर, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर है, मोटिवेशनल ट्रेनर है, स्पीकर है और ऑथर है। इनके बारे में अधिक जानकारी हम जानेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मैडम। सर, आप आपके जर्नी के बारे में बताइए। जी, मेरी जर्नी बिहार के एक छोटे से शहर आरा से शुरू होती है। मैं बिहार में आरा, पटना, जो बिहार स्टेट का कैपिटल है, वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं वहाँ का बेसिकली रहने वाला हूँ और मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई है। मैंने बीएससी फिजिक्स में किया हुआ है ऑनर्स। और उसके बाद मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब में आया। सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब में मुझे महाराष्ट्र कैडर मिला और मैं महाराष्ट्र में 98 अप्रैल से हूँ। तो ऑलमोस्ट 25 साल मुझे हो गए हैं जॉब करते हुए। और मैं अभी डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड 1 के पोस्ट पर कार्यरत हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में, सीएजी के अंडर में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में हूँ। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, महाराष्ट्र की बात करूँ, तो 25 सालों में महाराष्ट्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है, नेम दिया है, फेम दिया है। और मैं बोल सकता हूँ कि महाराष्ट्र ने एक स्टूडेंट ब्रजेश कुमार को एक मैच्योर्ड ऑथर, ट्रेनर एंड सब कुछ बनाया है। तो इसके लिए अवश्य ही मैं महाराष्ट्र की धरती के लिए का ऋणी हूँ, आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की सेवा जो है वो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पे करता ही हूँ। उसके अलावे जिस तरीके से भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, लोगों को मोटिवेट करके, कुछ अपने कलम से लिख करके, कुछ ट्रेन करके। तो ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर की जर्नी वहां से शुरू होती है। लगभग 10 साल पुरानी ये जर्नी है। और इस तरीके से हमने इस सोच के साथ कि महाराष्ट्र की धरती ने हमें बहुत कुछ दिया, अब इस धरती का ऋण अपने को चुकाना है। तो इस सोच के साथ मैंने ट्रेनिंग और मोटिवेशनल जो हमारे लेक्चर्स हैं उसकी शुरुआत की है। सर, लास्ट 25 ईयर्स में आपने अनेक गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ट्रेन किया है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, ट्रेनिंग का जो फील्ड है मेरा, ट्रेनिंग मैंने लगभग 2013-14 से स्टार्ट की है। 10 साल मैंने पिछले 10 सालों से मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया है। मैं डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जाता हूँ एज ए गेस्ट फैकल्टी करके। ये मुझे ऑफिशियली इनविटेशन आता है, ऑफिस को आता है इनविटेशन, ऑफिस मुझे पास ऑन करती है। और मैं जैसे बहुत प्रेस्टिजियस जो यहाँ का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, यसदा, यसदा में जहाँ गवर्नमेंट के +1 ऑफिसर्स की ट्रेनिंग ली जाती है, तो मैं वहाँ पे पिछले ऑलमोस्ट 8 सालों से विजिटिंग फैकल्टी हूँ, गेस्ट फैकल्टी हूँ, जिसमें मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोगों को अभी तक ट्रेन किया है। लाइक पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स हैं, इरिगेशन के ऑफिसर, इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, वाटर सेड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उनके ऑफिसर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनको ट्रेन किया है। इसके अलावे एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है CIRT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जो पुणे में ही है। तो वहां पर भी मुझे एज ए विजिटिंग फैकल्टी सब्जेक्ट एक्सपर्ट करके बुलाया जाता है, जहां मैं टेंडर प्रोसेसिंग पे, उसके बाद बजट एस्टिमेशन, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब टॉपिक्स पे लेक्चर लेता हूँ। लोगों को जो हमारा नॉलेज है उसको शेयर करता हूँ और अपने तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ। ट्रेनिंग की जर्नी है, ये बहुत अच्छी जर्नी है। ट्रेनिंग एक ऐसा फील्ड है जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है। जब आपके सामने गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जिनको लाइफ का और जॉब का वास्ट एक्सपोजर होता है, जब आप उनको ट्रेन करते हो, उनको कुछ सिखाते हो, तो ये एक आपको डिफरेंट लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है। तो ये हमारे जॉब का पार्ट एंड पार्सल है कि जो भी मेरा एक्सपर्टीज है, जो डोमेन एक्सपर्ट हूँ मैं, जैसे ऑडिटिंग में एक्सपर्ट हूँ, टेंडरिंग प्रोसेस में, बजट में, एस्टिमेशन में, कॉन्ट्रैक्ट्स में, सप्लाई में, ये सब चीजों का मेरा एक्सपर्टीज है। तो उन सब विषयों पे मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। और महाराष्ट्र फाइनेंस एंड अकाउंट्स कैडर के बहुत सारे बैचेज मैंने लिए हैं, जो कि महाराष्ट्र फाइनेंस एंड अकाउंट्स कैडर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, समझिए तो, वित्त का रीढ़ है। क्योंकि
वित्तीय जो व्यवस्था है स्टेट की, वो महाराष्ट्र फाइनेंस एंड अकाउंट्स कैडर ही देखता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस का सेक्टर है, जो मंत्रालय से लेकर के और जो नीचे के अलग अलग ऑफिसेज हैं उसमें जो लोग बैठे हुए हैं, उनके भी बहुत सारे बैचेज लिए हैं मैंने, उनको भी बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने ट्रेन किया हुआ है उनको। उनका गेस्ट लेक्चर, गेस्ट फैकल्टी करके मैं हमेशा इनवाइट होता हूँ और मैं जाता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को अपने वजह से, अपनी तरफ से अगर कुछ सीखने को मिलता है, तो इस तरीके से ये ट्रेनिंग की जर्नी है। सर, अभी तक अपने लाइफ में शिक्षा को काफी महत्व दिया है। एजुकेशन प्लेज अ जी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। आपने जी कई नए नए डिग्रीज प्राप्त किए हैं। जैसे जी आप जॉब कर रहे हो, पर तभी भी आप शिक्षा ले रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। और हाउ इम्पोर्टेंट इज एजुकेशन फॉर एवरीवन। जी। एक्चुअली देखिए, मैं अपनी बात करूं तो मैं एक शिक्षक का ही बेटा हूं। मेरे पिताजी शिक्षक थे। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो टीचिंग मेरे नस नस में, रग रग में बैठा हुआ है। तो एजुकेशन से मेरा, दिल से अगर मैं कहूँ तो मैं एजुकेशन से मेरा बहुत लगाव है। तो मैं बीएससी करने के बाद जब मैं मास्टर्स कर रहा था और साथ में लॉ कर रहा था, तो चूंकि जॉब हो गया, और उस समय बिहार में जो सिचुएशन था उस, या किसी भी परिवार में अगर किसी बच्चे की नौकरी हो जाती है तो पहला प्रेफरेंस नौकरी को दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन मेरा, मैं मास्टर्स भी नहीं कर पाया। मैं एमए कर रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और मैं लॉ भी कर रहा था, लेकिन दोनों ये कोर्स मेरे रह गए। तो कहीं ना कहीं वो एक ग्रज था मन में कि भाई एजुकेशन मेरा पूरा नहीं हो पाया है। मैंने बीएससी फिजिक्स में किया हुआ है। तो वो था कि कहीं ना कहीं ये मेरा एजुकेशन मिसिंग है। जैसे ही मैं इस फील्ड में आया, मैं अकाउंट्स के फील्ड में आया, तो मुझे लगा कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे इसमें कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एमबीए फाइनेंस किया। एमबीए फाइनेंस करने के बाद मैंने एमबीए प्रोजेक्ट्स किया। चूंकि मैं उस समय इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑडिटिंग और इसमें था, तो मुझे लगा कि हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखते रहते हैं, प्रोजेक्ट ऑडिटिंग, प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं, तो प्रोजेक्ट का एक अपने को अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, और उसका फिनेंशियल भी एस्पेक्ट देखना चाहिए, और उसका प्रोजेक्ट जो कंप्लीशन है कि नहीं, प्रोजेक्ट किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये सब दृष्टिकोण को रखते हुए मैंने पहले एमबीए फाइनेंस किया, बाद में मैंने एमबीए प्रोजेक्ट्स किया। उसके बाद मुझे लगा कि किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत बड़ा सोर्स है, और ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से हम बेहतर वे में, बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके लिए अपने को एचआर का भी नॉलेज होना काफी जरूरी है। तो मैंने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया। बाद में चूंकि कॉन्ट्रैक्ट और ये सब चीजों से मेरा बहुत ज्यादा लगाव है, बहुत ज्यादा डे टू डे वर्किंग में हमारे आते हैं, तो मैंने उसका लीगल एस्पेक्ट भी देखना चाहा। और लॉ चूंकि मेरा बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड था, लॉ मैं हमेशा से करना चाहता था, तो मैंने बाद में पुणे यूनिवर्सिटी से एलएलबी भी किया। इसके बाद मैंने पीएचडी क्वालिफाई किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पुणे यूनिवर्सिटी से। लेकिन चूंकि मैं पुणे से ट्रांसफर हो गया था, तो मुझे लगा कि मैं इस चीज के साथ, इस कोर्स के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, समय नहीं दे पाऊंगा, इसलिए मैंने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया पीएचडी के लिए। तो ये पूरी जर्नी है। उसके अलावा मैंने आईआईएम लखनऊ से बिजनेस एक्सीलेंस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉर बिजनेस एक्सीलेंस एक कोर्स खत्म किया है। तो शिक्षा के बारे में मेरा ये कहना है कि शिक्षा कभी आपको कभी भी काम ही आती है। आप जितने ज्यादा शिक्षित होंगे, एजुकेशन से जितने ज्यादा रिलेटेड होंगे, ये आपकी पर्सनालिटी को भी ग्रो करते हैं, आपके नॉलेज को एनहांस करते हैं, और समाज में आपको साथ में प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं। इसलिए शिक्षा सबके लिए जरूरी है। जितने ज्यादा आप शिक्षित होंगे, उतना ज्यादा आपका जो सोशल स्टेटस है, या जो आपका नॉलेज का लेवल है, ये बढ़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि देश में साक्षरता के लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं काफी अच्छे हैं, उसके रिजल्ट भी हमको देखने को मिल रहे हैं। गवर्नमेंट भी इस पे काफी फोकस कर रही है, शिक्षा पे काफी ज्यादा पैसा भी खर्च कर रही है। देखिए, दो ही फील्ड ऐसे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो ये बेसिक नीड्स हैं सोसाइटी की, या नेशन की, या स्टेट की। ये बेसिक नीड्स हैं, हर इंसान की बेसिक नीड्स हैं। तो शिक्षा
पर ध्यान सबने देना चाहिए, गवर्नमेंट्स ने भी देना चाहिए और हर इंडिविजुअल ने भी देना चाहिए। सर अभी तक आपने हजारों लोगों को ट्रेनिंग दिया है, तो जी ट्रेनिंग का क्या महत्व है, और ट्रेनिंग से कोई भी व्यक्ति की लाइफ में क्या परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, ट्रेनिंग एक ऐसा चीज है, ट्रेनिंग कई तरह के होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग अलग होती है। आप जॉब में आते हो, किसी भी जॉब में आप जब ज्वाइन होते हो तो आपको पहले साल 2 साल या 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों दी जाती है? उसका पर्पस ये होता है कि डिपार्टमेंट की जो वर्किंग्स है उससे आप रूबरू हो सके। डिपार्टमेंट की वर्क आपको प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाता है, आपको डिपार्टमेंट के वर्किंग्स के बारे में ट्रेन किया जाता है। उसके बाद कई जगह पे मिड टर्म ट्रेनिंग होती है, ड्यूरिंग द जॉब ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग आपको क्या करता है कि ट्रेनिंग आपके नॉलेज को रिफ्रेश करता है, इसके अलावा नॉलेज को इनहांस करता है। इसके अलावा ट्रेनिंग आपको डिपार्टमेंट में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ नई चीजें आ रही हैं तो उन नई चीजों से आपको रूबरू कराता है, परिचित कराता है। ट्रेनिंग का दूसरा फायदा ये है कि ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है कि अलग अलग बैचेस कंडक्ट होते हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के या अपने सेम डिपार्टमेंट के भी अगर आप हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेज से लोग आते हैं। तो उसमें आपको फायदा ये होता है कि आपका नेटवर्क बढ़ता है। अगर एक डिपार्टमेंट का आदमी, अगर कोई पुणे से है, कोई मुंबई से है, कोई कोल्हापुर से है, बहुत सारे लोगों को हम नहीं जानते हैं, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान सबसे मुलाकात होती है, तो वो मुलाकात में क्या होता है कि आपका नेटवर्क बढ़ता है, कनेक्शन बढ़ता है। तो ट्रेनिंग के बहुत सारे फायदे हैं, अपने को इन्हांस करने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए और अपने लेवल को अपग्रेड करने के लिए। सर आप ट्रेनिंग तो कर रहे हो, पर इस व्यतिरिक्त भी आप लोगों को मदद करते हो, आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पे हो, अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप काम करते हो, तो थोड़े उसके बारे में बताइए। देखिए कैसा है, मेरा एक सपना है। मेरा सपना ये है कि मैं लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म करूं। ठीक है, मैंने अपने आप से ये प्रण किया हुआ है कि 10 लाख लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, 1 मिलियन पीपल का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन मुझे करना है। अब ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन इतने बड़े लेवल पे आप कैसे कर सकते हो? तो सिर्फ और सिर्फ कोचिंग एंड ट्रेनिंग, मेंटरिंग जिसको हम कहते हैं, एक ऐसा चीज है जहां ट्रेनिंग में क्या करते हो, आप बल्क में एक साथ ग्रुप में आपके पास लोग होते हैं, तो आप उस माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं, अपनी बात को पहुंचाते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर एज एन इंडिविजुअल मैं एक साथ 100 लोगों को या 50 लोगों को या 40 लोगों का बैच लेता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, अगर मेरे कहने से, मेरे सिखाने से, मेरी मुझे कुछ बताने से अगर उनके लाइफ में 10% का भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए ही अवश्य ही ये भगवान का आशीर्वाद मैं मानता हूँ कि ट्रेनिंग देना सबके लिए आसान नहीं है। अगर मैं दे पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद है, अपने साथ जुड़ा हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं डिपार्टमेंट के किसी आदमी को ट्रेनिंग देता हूँ या किसी को ट्रेनिंग देता हूँ, जब वो कभी महीने 2 महीने 6 महीने के बाद मुझे कॉल करता है फोन पर और पूछता है, सर आपने ये विषय बताया था, ये सब्जेक्ट पे हमको ट्रेनिंग दिया था, मुझे इस बार विषय में थोड़ा ये क्लैरिफिकेशन जानना है, इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे फोन कॉल्स मुझे आते हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि अब मैं दूसरे की मदद कर पा रहा हूँ, मेरे ट्रेनिंग से लोग बेनिफिटेड हो रहे हैं। और दूसरी तीसरी बात, सबसे जो बड़ी बात है कि जब मैं सिखाता हूँ तो लोगों को ये सिखाता हूँ कि बीइंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि गवर्नमेंट के पैसे को कैसे सेव किया जाए, किस तरीके से बचाया जाए। तो गवर्नमेंट, अगर मैं सिखाता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करके सामने वाला ऑफिसर, सामने वाला अधिकारी गवर्नमेंट का कुछ पैसा बचा लेता है, बचा पाता है नॉलेज का यूज करके, तो ये एक तो आप स्टेट बिल्डिंग में, सोसाइटी बिल्डिंग में एंड नेशन बिल्डिंग में, रेवेन्यू जनरेशन में स्टेट का, गवर्नमेंट का आप हेल्प करते हो किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरीके से। तो ये ट्रेनिंग का इतना इम्पोर्टेंस है। और मुझे अच्छा लगता है कि अपने नॉलेज से सीख करके लोग अपने उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं अपने फील्ड में। मैं आपको एक बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद अभी तक गवर्नमेंट के कम से कम 20-25 करोड़ रुपए अपने लाइफ में बचाए हूँ। सर आपने एमबीए इन फाइनेंस किया है, तो वेल्थ ये शब्द की व्याख्या क्या है? अच्छा, वेल्थ अगर मेरे शब्दों में आप जानना चाहें तो बड़ा
बहुत भास्ट टॉपिक है। अगर मैं वेल्थ की बात करता हूं तो मैं तीन तरीके के वेल्थ की बात करता हूं। मैं वेल्थ इन हेल्थ, वेल्थ इन वेल्थ एंड वेल्थ इन रिलेशनशिप, तीनों की बात करता हूं। देखिए, पैसे से वेल्दी होना, पैसे से रिच होना वेल्थ का पैमाना नहीं हो सकता है। अगर आप पैसे से रिच हैं, बहुत पैसा है, लेकिन आपका हेल्थ आपके साथ नहीं है, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, आपके क्लोज रिलेशन वाले आपके साथ नहीं है, तो आप वेल्दी नहीं हो, आप उस पैसे का उपभोग नहीं कर सकते हैं। तो मेरे लिए वेल्थ का डेफिनेशन है कि वेल्थ इन हेल्थ, वेल्थ इन वेल्थ एंड वेल्थ इन रिलेशनशिप, ये तीनों आपके पास होना चाहिए, देन ओनली यू आर वेल्थी। अब मैं अगर वेल्थ इन हेल्थ की बात करूं तो उसमें भी दो तरह की बातें हैं। पहली बात है कि आप फिजिकली कितने फिट हो, और दूसरी बात कि आप मेंटली कितने फिट हो। मेंटल फिटनेस में भी इमोशनली कितने आप स्ट्रांग हो, उसके बाद आप साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हो, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मेरे समझ से सबसे पहले तो वेल्दी होना है आपको हेल्थ में, मतलब आपका हेल्थ परफेक्ट होना चाहिए, फिजिकल हेल्थ भी परफेक्ट होना चाहिए और मेंटल हेल्थ भी परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका फाइनेंस, आपका फाइनेंसेज इतना स्ट्रांग होना चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको लाने की कोशिश करना चाहिए। काम अगर आप करते हैं तो ये जीवन भर आप काम करते रह सकते हैं, लेकिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। तो आपका वेल्थ का पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में सोच सकें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कैसे गेन किया जाए उसके बारे में आप विचार कर सकें। तो इसके बहुत सारे, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और इसका हम अलग से आप कहेंगे तो जरूर मैं टॉपिक लूंगा। लेकिन अभी ब्रीफ में मैं ये बता रहा चाह रहा हूँ कि हर इंसान को, जैसे जनरली हम क्या करते हैं, कोई इंसान कर, मोस्टली लोग ऐसे करते हैं कि जो हमारा इनकम होता है उसमें से पहले हम अपने खर्चे करते हैं और बाद में सेविंग्स करते हैं। मींस इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग करते हैं। होना चाहिए कि इनकम माइनस सेविंग्स देन एक्सपेंसेस। हर इंसान को अगर वेल्दी बनना है, आपको लाइफ में फिनेंशियली स्ट्रांग होना है, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तो आपको पहले सेविंग्स करना है। जो भी आपका, चाहे आप सैलरीड क्लास हो चाहे आप बिजनेस क्लास हो, तो आपका जो भी इनकम है उसमें से आपको कम से कम 15 से 20% बचाने की कोशिश करनी चाहिए। वो जो बचा हुआ रकम है, जो आपकी सेविंग्स है, अब इसको किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से सोचना है कि आपको इसको आगे बढ़ाना है, वो एक पार्ट हो जाएगा। और ये बचने के बाद जो आपका, जो आपके पास पैसा बच ये होता है रहता है, उसको आप खर्च करें, एक्सपेंस करें। तो इस तरीके से आप आपका फिनेंशियल पोर्टफोलियो बड़ा कर सकते हैं, आप वेल्दी बनने के दिशा में प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसा है कि आपके पास हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, लेकिन आपको उस वेल्थ को उपभोग करने वाला या आपके आपको इन सब चीजों को शेयर करने वाला कोई नहीं है, तो फिर कोई मीनिंग नहीं। इसके लिए जरूरी क्या है कि का आपका जो रिलेशनशिप है, आपके स्पाउज के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, या इवन अपने क्लोज इसमें, या इवन अपने ऑफिस में भी कलीग्स के साथ, सबके साथ आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसका लोग उपभोग भी करें, और रिलेशनशिप अच्छा रहता है तो आपको भी कुछ काम करने में मन लगता है, फिर ये लगता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ। रिलेशनशिप के बारे में, जैसे रिलेशनशिप में देखिए, प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। रहीम कवि का श्लोक है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब प्रेम ऐसा होना चाहिए, आपसी संबंध ऐसे होने चाहिए जिसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये एक बार अगर रिलेशनशिप में गांठ पड़ जाती है तो उसको मतलब खत्म करना बहुत कठिन हो जाता है। आपने देखा होगा कि भाई, जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग है, बॉन्डिंग स्ट्रांग है, वो डिफरेंट लेवल का रिलेशनशिप होता है, लेकिन अगर किसी के साथ संबंध खराब हो जाते हैं तो उसको जोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए मैं मानता हूं कि वेल्दी आपको होना है तो हेल्थ में भी वेल्दी होना है, वेल्थ में भी वेल्दी होना है, और रिलेशनशिप में भी वेल्दी होना है। सर, ट्रेनिंग का एक पार्ट है जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग भी पढ़ाते हैं।
तो हाउ जी इम्पोर्टेंट इट इज कि कोई भी व्यक्ति के लिए कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन होना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग का एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और आज के कॉरपोरेट के जमाने में मैं ये समझता हूँ कि कम्युनिकेशन ही वो चीज है जो आपको एक दूसरे के नजदीक ला सकता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कहने वाले का जो इंटेंशन है, समझने वाला, सुनने वाला अगर वही चीज सुन रहा है और समझ रहा है, तो इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। नहीं, अगर मैं कुछ कह रहा हूं कुछ और आप समझ कुछ और रही हैं, तो इसको कम्युनिकेशन नहीं कहते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, या किसी भी जॉब में। अभी अगर आप किसी भी जॉब के लिए, अगर अभी आप देखेंगे तो आज का माहौल, कभी कभी किसी ऑफिस में ऐसा होता है कि सबॉर्डिनेट अपने सीनियर ऑफिसर के साथ बात नहीं कर पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो वहाँ कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, और उस कम्युनिकेशन गैप से क्या होता है, कहीं ना कहीं वर्क इफेक्ट होता है। ठीक है। सेम वे में सीनियर जो चीज कह रहा है, अगर जूनियर वही चीज एज इट इज नहीं समझे, तो काम कुछ अलग ही करेगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी ऑफिशियल प्रोसेस, एनी रिलेशनशिप। अगर आपको रिलेशनशिप को भी स्ट्रांग करना है, तो आपको कम्युनिकेशन को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। चाहे अपने स्पाउस के साथ हो, अपने पेरेंट्स के साथ हो, अपने बच्चों के साथ हो। आज के डेट में जब सोशल मीडिया का इतना प्रभाव बढ़ गया है, तो हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा आता है, आ चुका है। परिवार में लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, खाने के लिए तो बैठे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है, उसको हम कम्युनिकेशन नहीं बोलते हैं। लोग अपनी अपने मोबाइल में बिजी हैं। तो ये सब चीजें हमको अवॉइड करने की जरूरत है। आपसी जो कम्युनिकेशन है, इसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। इससे आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा, और ऑफिस में भी अगर आप हैं, या आप बिजनेस प्लेस पर भी हैं, तो इसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लोग आपको अपने से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अगर अच्छा कॉन्वर्सेशन है, अच्छा कम्युनिकेशन है, तो आपको लोगों से जुड़ाव महसूस होता है। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है, अच्छा कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को, है। स्पेशली यंगर जनरेशन को, गवर्नमेंट सर्विसेज में आना है, तो उन्हें क्या जी, क्या तैयारी करनी चाहिए और कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए आपको इस मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। आपके दिमाग में सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए। सेकंड थॉट अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं ये भी कर लूंगा, ये भी हो जाएगा, तो नहीं। आपको पहले गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन के लिए एक पैटर्न है, और मैंने ये देखा है कि अगर आप उस पैटर्न को, उस लेवल को एक बार तैयार कर लेते हैं, आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। लोग आज भी बोलते हैं कि बहुत कठिन है, मैं तो बिल्कुल ही कठिन नहीं मानता हूं, क्योंकि मुझे याद है मैंने कम से कम 5-6 इंटरव्यू खुद छोड़ा हुआ है, और मैंने 3-4 जॉब भी छोड़ा हुआ है। ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर किसी ने सिंसियरली 6 महीने का प्रिपरेशन कर दिया, तो गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना बहुत ही आसान है। मैं बहुत जल्द ही, मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि मैं कम से कम 10-20 बच्चों को साल में अपने लेवल से उनको प्रिपरेशन कराऊं, जिसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा। उनको मैं सिर्फ मेंटरिंग करूंगा। और मेरा ये टारगेट है कि महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं, वो उनमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के बच्चे गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम आते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका दो ही रीजन मुझे मिलता है कि एक तो अवेयरनेस का अभाव है, उनको पता ही नहीं कि करना कैसे है, पहली चीज। जब तक आप में अवेयरनेस नहीं है, आप करोगे नहीं। और दूसरी चीज कि उनको सही तरीके से मेंटरिंग नहीं हो पाती है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। गवर्नमेंट जॉब में क्वालिफाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए, आपको सबसे पहले ये जानना है कि भाई पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। और पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है, मतलब मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट कैसे आप ला सकते हो। तो ये एक टेक्निक है। आप देखेंगे कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, यही करते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूशन सिर्फ बच्चों को गाइड करते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जो फिनेंशियली साउंड नहीं है? उन बच्चों का क्या जिनके पेरेंट्स गरीब हैं? उन बच्चों का क्या
जिनको फी भरने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं एक मेरे दिमाग में चल रहा है कि ऐसे बच्चों का मेंटरिंग मैं करूं, साल में कम से कम 10-20 बच्चों को अगर मैं ऑफिसर क्लास में प्रिपेयर करके और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ला सकूं, तो ये मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद होगा और मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मैं तो चाहूंगा अगर आपके मार्फत से भी 10-20 बच्चे अगर हमारे पास आते हैं जिनको मैं मेंटर कर सकूं, गाइड कर सकूं, तो मोस्ट वेलकम। आप अप्रोच कर सकती हैं मुझे, और मैं बिल्कुल एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पोस्ट के लिए तो मैं पक्का गाइड करूंगा। इवन स्टेट सर गवर्नमेंट एमपीएससी वगैरह बच्चों को क्वालिफाई करना है तो उनको कैसे मोटिवेट रखना है। देखिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है, हर लेवल पे मोटिवेशन जरूरी है। तो उसको मोटिवेट कैसे करना है और उसको मेंटोर कैसे करना है, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे मैं आराम से गाइड कर सकता हूँ। सर आपने अभी जो बात कही वो 100% करेक्ट है, क्योंकि जब मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ाई स्टार्ट की थी तो हमें पता नहीं था कि हमें क्या पढ़ना है और हमें क्या नहीं पढ़ना है। हमें जो करेक्ट। चीज हमारे सामने आ रही थी हम वो पढ़ लेते थे, और ऑलमोस्ट 12-12 14-14 घंटे सिर्फ पढ़ते ही थे, पर हमें पता नहीं चलता था कि हम लोग को एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। तो ये आपने जो बात की है वो खूब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसकी वजह से भी हम लोग एग्जाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं। तो अगर ये कोई बिल्कुल प्रेक्षक बिल्कुल। ये वीडियो देख रहा हो, तो ये जो चीज अभी सर ने बताई है वो एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी सिविल सर्विस या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पास करने के लिए। सो थैंक यू सो मैं वंस अगेन। मैं तो ये समझता हूँ कि 4 से 6 घंटे अगर आपने पढ़ाई कर ली तो दुनिया का कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। सर पर हमें ऐसे ऐसा बताया गया था कि क्वेश्चन तो कहीं से भी आते तो सब पढ़ो, तो हम सब नहीं पढ़ नहीं रहे नहीं, थे। देखिए, नहीं, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन वो पढ़ने में से क्या नहीं पढ़ना है ये जानना बहुत जरूरी जी बराबर है। है। और कैसे पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है। अभी मैं जब पढ़ता था तो मैं तो हिस्ट्री को भी मैथमेटिक्स बना के पढ़ता था। आपको आश्चर्य होगा कि हिस्ट्री को मैथमेटिक्स के तरीके से भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन पढ़ा जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आज के बच्चों को मेंटरिंग की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि अगर ढंग से मेंटरिंग किया जाए, ढंग से मोटिवेशन मिले, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए क्वालिफाई करना कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। आपके मार्फत से जिन बच्चों तक ये बात पहुंचे, उनको इस पे अमल करना चाहिए। थैंक यू सर, आपने काफी आपका टाइम दिया, और आपका जो जर्नी है, लाइफ जर्नी है, और जो आपके वर्क जर्नी है वो हमारे साथ शेयर की के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। अब गैप कहाँ होता है, सेलिंग क्यों नहीं होता है, ध्यान रखो। जब उसके ड्रीम से आपका सेलिंग स्किल मैच नहीं करेगा तो आपका सेलिंग नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स क्या है, 25 लाख से लेकर के आज के डेट में और 1 करोड़ के बीच में, 1.25 करोड़ के बीच में, चलो 2 करोड़ मान लिया। 2 करोड़ के ऊपर के बायर्स कितने हैं, बहुत कम, 5%। 80% जो बायर्स हैं, 90% जो बायर्स हैं 25 लाख से लेकर के और 1 करोड़ के रेंज में है, राइट। तो आपको उनको सेल करना है, उनके ड्रीम को सेल करना है, तो पहले उनके ड्रीम के साथ अपने वाइब्रेशंस को मैच करना होगा।